हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल को आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था वो बोर्ड पे अवेलेबल है। प्रीवियस क्लास हमने यहाँ पर छोड़ी थी। मैंने बताया था कि बोर एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो बोर ने सबसे पहले न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी स्टेट्स को एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व करता है और इस स्टेशनरी स्टेट को हम ऑर्बिट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस पर एक साथ दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पे एक साथ दो फोर्स वर्क करते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और या ऑपोजिट दोनों जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इस वजह से जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होता है। या पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन करता है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रोक के साथ अगर हम कोई स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट बांध के यूं घुमाते रहते हैं तो हाथ से हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। और इस बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर मैं अचानक हाथ से छोड़ दूं उस रोक को, रस्सी को, तो क्या होगा, वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट दूर जाके गिरता है। इससे ये क्लियर होता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनर्जी का जो बॉटम है वो फोर्स है, फोर्स की वजह से एनर्जी है। ठीक है, इसके एग्जांपल भी दिए थे, वो लास्ट क्लास आप डिटेल में देख सकते हो। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी कम होगी। रिपल्शन फोर्स बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से एनर्जी डिक्रीज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ब्लू सर्कल्स ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर मैंने इसको इस तरह से ले लिया, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो ये न्यूक्लियस है और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होगा। फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुआ। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, एनर्जी विल इंक्रीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जितनी भी ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट को एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एक्साइटेड स्टेट सेकंड बोलते हैं। तो ये सारी एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये एक्सप्लेनेशन भी बोर में दिया है, इसलिए ये भी बोर अजम्पशन नहीं आएगा, बोर पोस्टुलेट्स नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, तो बोर के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर पार्टिकल है। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है? और पार्टिकल है। अब आपको मालूम है कि जब कोई पार्टिकल मूवमेंट में होता है, पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसमें मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर वो स्ट्रेट जा रहा है, जैसे फुटबॉल को किक मार दी, वो स्ट्रेट जा रही है, तो उसमें लीनियर मोमेंटम होगा। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P equals to mass into velocity. P is the linear momentum, P and mass of object into velocity, जिस वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे फुटबॉल को किक मार दी तो फुटबॉल में मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम क्या है? फुटबॉल का वेलोसिटी इनटू फुटबॉल का मास। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव करता है तो उसमें सर्कुलर मोमेंटम होता है। कौन सा मोमेंटम होता है? सर्कुलर मोमेंटम। लेकिन हम इसको सर्कुलर मोमेंटम नहीं कह के एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एज अकॉर्डिंग टू बोर,
इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, बोर के अकॉर्डिंग क्या है, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मूव कर रहा है, इस वजह से इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। रेडियस इस सेंटर से लेनी है हमको, रेडियस जो लेनी है वो हमको इस सेंटर से लेनी है, दिस इज रेडियस। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये किसके बराबर होता है? nh/2π। तो एंगुलर मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है बेटा, ये कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। अब वो एंगुलर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr इक्वल टू किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा nh/2π, nh/2π। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो गया बेटा। n की वैल्यू क्या हो गई? कोई भी n की वैल्यू इंटीजर 1 2 3, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और भी अच्छे से देखो एग्जांपल के थ्रू, कुछ चीजें एग्जांपल से समझ में आती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr इक्वल टू nh/2π। अब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, तो mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2π। अगर n इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा mvr इक्वल टू h/2h/2π, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो इसलिए h/2π, यहाँ n की वैल्यू 2 करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h/π। h क्या है? h बेसिकली h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। हम प्लांक कांस्टेंट, प्लांक थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं, वह प्लांक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांक कांस्टेंट के बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि प्लांक क्वांटम थ्योरी भी हमारे सिलेबस में है, और प्लांक क्वांटम थ्योरी ने ही प्लांक कांस्टेंट दिया था। इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और 6.67 इंटू 10⁻26 27 अर्थ सेकंड। ये तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है। वैसे हम ये वाली यूनिट ही यूज करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सारी एसआई यूनिट्स हैं। तो mvr इक्वल टू nh/2π। आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आप आंसर दोगे mvr इक्वल टू nh/2π। फिर आपसे कोई पूछे कि कोई सेकंड या थर्ड ऑर्बिट के अंदर, एक थर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप लिखेंगे mvr इक्वल टू nh/2π। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3h/2π। तो n की वैल्यू 3 डाल देंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एंगुलर मोमेंटम आते हैं। ये सब बोर ने दिए थे बेटा, बोर पोस्टुलेट्स हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² EV। ये फॉर्मूला है, बता रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं अभी कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले EV क्या है? EV इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम, टन, पाउंड, ठीक है।
मिलीग्राम। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है एनर्जी की। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड इज द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, अब न्यूक्लियस में ही होते हैं। एन इज ऑर्बिट 1 2 3 4, ठीक है, और डैश डैश इनफाइनाइट। अब मैं अगर बात करूं फॉर एच एटम, हमारे एनसीईआरटी बुक में पूरा एच एटम का ही एग्जांपल लेके डिस्कस किया हुआ है। फॉर एच एटम, तो जो एच एटम है उसके लिए जेड की वैल्यू 1 आ जाती है। एच एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन एटम के लिए रिड्यूस होके क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू -13.6। यहां पर मैं वापस लिख रहा हूं, जेड की वैल्यू फॉर एच एटम, जेड की वैल्यू कितनी है? 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n स्क्वायर E इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एच एटम। आप इधर ध्यान दें, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। दिस इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यस, ये E1, ये E2, E3, E4, E इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को मैंने E1 अज्यूम किया, सेकंड ऑर्बिट की को हमने E2 अज्यूम किया, और ये इनफाइनाइट है, ये n इक्वल्स टू इनफाइनाइट ले रखा है। ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, फोर्थ की कितनी होगी। तो मैं यहां n की वैल्यू रखूंगा। जब मैं यहां n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ गया। तो -13.6 डिवाइड बाय -13.6 4, तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं यहां रखूंगा -13.6 डिवाइड बाय 9, क्योंकि n की वैल्यू 3 लूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं अगर यहां n की वैल्यू 4 रखूं इसके लिए, तो n की वैल्यू 4, तो 16 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.5, फोर्थ की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट रखूं, तो अगर मैं यहां n की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट आएगा। और ये हमेशा ध्यान रखो, किसी भी वैल्यू को अगर मैं इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो वो आंसर आएगा 0। कितना आएगा? 0। तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी बेटा। मैं इसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, कोशिश करके मैं इसी क्लास में ये एक्सप्लेन करूंगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की 0 एनर्जी कैसे हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा हो, पेशेंस रखो,
ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, मैं यही डिस्कस करूंगा, या तो इस क्लास में हो जाएगा नहीं तो अगली क्लास में हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो कैसे होती है, इसका लॉजिक समझाऊंगा मैं, और एनर्जी का पूरा अच्छे से लॉजिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा। अब देखो आप यहां पर ये हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.5 है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 है। अब यहां पर ये एच एटम के लिए मैंने बताया, तो आप देख लो -13.6 से एनर्जी इंक्रीज हो गई -3.4, -3.4 से एनर्जी इंक्रीज हो गई -1.5 हो गई, -1.5 से एनर्जी इंक्रीज हो गई -0.85 हो गई। तो देखो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है, माइनस है ना ये, तो -13.6 से ज्यादा है -3.4, यानी ये क्लियर हो गया कि जो एनर्जी है वो E1 की कम है, E1 से ज्यादा E2 है, E2 से ज्यादा एनर्जी E3 है, और E3 से ज्यादा एनर्जी E4 है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूं डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी मैं ये वाला ले रहा हूं, इस डेल्टा E की बात कर रहा हूं, इस डेल्टा E की बात कर रहा हूं, तो ये डेल्टा E कितना आएगा, देखो बच्चों, डेल्टा E इक्वल्स टू -3.4 माइनस 13.6, तो डेल्टा E इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, E2 माइनस E1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13.6 में से 3.4 माइनस हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आया वो आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो हम इसके बीच में निकाल लेते हैं, इनके बीच का डेल्टा E निकालते हैं। जब इसके बीच का डेल्टा E निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, E3 क्या हो गया, -1.5 माइनस 3.4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है +1.9, देख लो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3.4 में से -1.5 करो तो कितना आया, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आ गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से इसके बीच में से निकालोगे बेटा, तो ये जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो आ रही है डेल्टा E इक्वल्स टू 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में निकाले अपन ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E3 माइनस E1, तो ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन। निकाल के देख लो, E3 माइनस E1, E3 मतलब -1.5 माइनस -13.6। तो आप देखो ये जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो मेन ऑर्बिट की, इन स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए फर्स्ट इनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है
फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो देखो कितना है, 10.2। सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 1.2। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो ऑर्बिट्स की एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2। सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 1.9। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना है, 0.65। अब ये डेटा बहुत काम आएंगे इसलिए मैंने लिखे हैं एक बार। आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2। फर्स्ट और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, +12.1। तो देखो हम इसको कैसे इसकी ये कहां यूज होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो अब मेरे पास ये एटम की, हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट है। देखो ऑर्बिट इनफाइनाइट पॉसिबल है। ऑर्बिट इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। ऑर्बिट इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। ऑर्बिट इनफाइनाइट पॉसिबल है, और वो क्यों है? जैसे देखो अर्थ के चारों तरफ इनफाइनाइट सैटेलाइट सेट हो जाते हैं, हर सैटेलाइट की अपनी एक ऑर्बिट है, तो आयंस बनते ही हैं। तो जब एटम में नए इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वो अपनी नई ऑर्बिट बना लेते हैं। तो ये देखो बेटा, n = 1, n = 2, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस केस में इसको तो बोलूंगा लोअर एनर्जी लेवल। क्या बोलूंगा इस केस में? इसको क्या बोलूंगा, लोअर एनर्जी लेवल। और सेकंड ऑर्बिट को बोलूंगा मैं हायर एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट ऑर्बिट इज लोअर एनर्जी लेवल है, सेकंड, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, तो फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड हायर एनर्जी लेवल हो गया। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लाना है। मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को कहां लाना है, जंप करा के यहां लाना है, आया नहीं है, लाना है। तो क्या करूंगा मैं, हिट करूंगा। सीधी बात है, कोई चीज, फुटबॉल को अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में किक लगाऊं तो ऊपर ही जाएगी वो। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो हिट होगा और ऊपर जाएगा। तो मैंने इसको एनर्जी दी, इसको एनर्जी दूंगा तो इस तरह से ये जो वेवी लाइन बनाई है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एनर्जी दी मैंने इसको, क्या दी मैंने इसको, एनर्जी दी। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी एनर्जी दी, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इस गैप के बराबर। अभी मैंने बताया, इसलिए मैंने गैप निकाल के पहले ही बता दिया कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप कितना है। इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना गैप है इन दोनों के बीच में, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको कितनी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये यहां आ गया। तो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, ये एक्साइटेड हो गया। अब इसको बोलेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने इसको एक तरह से एनर्जी दी। कितनी दी इसको? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। 10.2 एनर्जी दी और ऊपर गया, लेकिन ये यहां अनस्टेबल रहेगा क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी लेवल में सेट रखता है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कि जिस हर ऑब्जेक्ट अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रखना पसंद करता है। हर ऑब्जेक्ट, हर पार्टिकल, हर सिस्टम अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में रखना पसंद करता है क्योंकि वो वहां स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद उसको पता है वापस नीचे जगह खाली है, अगर खाली नहीं होती तो नहीं आता, लेकिन एक खाली जगह पड़ी है, वो इमीडिएटली बहुत तेज जाते ही 10⁻⁻8 सेकंड में वापस आ जाता है। यानी वो गया इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए, यहां रुका इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए, यहां रुका आया, यानी एक तरह से गया और वापस आया, गया और वापस आया, इस तरह से। तो हम इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहां इलेक्ट्रॉन वापस यहां अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ रहा है? लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आता है तो बोलते हैं डी एक्साइटेशन। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने एनर्जी दी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके यहां पर आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो कितनी रिलीज करेगा? जितनी इसने खाई है, यानी जितनी इसने एब्जॉर्ब की है। यानी इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। देख लो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है? यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। क्योंकि यहां से यहां गया 10 पॉइंट, यहां से यहां, जब ये यहां से यहां गया तो 10 पॉइंट ली तो वापस आएगा तो 10 पॉइंट देगा। आप 10 फीट ऊपर चढ़ के गए, आप एक ग्राउंड पे खड़े हो और उस ग्राउंड से 10 फीट ऊपर चले गए, वापस उसी ग्राउंड पे आए तो वापस क्या है? 10 फीट नीचे तो आए आप। यानी अगर आप 10 फीट हाइट ऊपर चढ़ गए और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हो तो वापस 10 फीट नीचे आना पड़ेगा। यूं तो है नहीं कि 10 फीट ऊपर गए 9 फीट नीचे आएंगे। उसी लेवल तक आने के लिए वापस आपको 10 फीट नीचे आना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये वापस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया तो यहाँ एनर्जी -3.4 थी, -3 से -13.6 हुई तो 10.2 रिलीज की इसने, इस गैप के बराबर। तो जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते वक्त जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते वक्त जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डी एक्साइट होते वक्त उतनी रिलीज करेगा। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। और अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या बोल रहा हूं मैं? फोटोन। फोटोन का मतलब समझते हो? बिल्कुल। अभी हम फोटोन के बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। एनर्जी इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 क्यों होती है और प्लांक क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। फिर भी बता दूं, फोटोन का मतलब होता है लाइट रेडिएशन। क्या? लाइट रेडिएशन। फोटोन मींस, फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन का मतलब हुआ लाइट रेडिएशन। तो ये लाइट रेडिएशन रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं इमिटिंग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? ये जो लाइट निकली, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी जो ये रिलीज हुई, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइट रेडिएशन निकला, इस लाइट रेडिएशन को हम
स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं बेटा। और कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? इमिटिंग स्पेक्ट्रम। इमिट हुआ ना, इमिटिंग स्पेक्ट्रम, या तो हम इसको क्या बोलते हैं? इमिटिंग स्पेक्ट्रम। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन और फोटोन। दिस फोटोन और लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड इमिटिंग स्पेक्ट्रम। हम इसको इमिट का मतलब क्या होता है? रिलीज होना, निकलना। तो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। जैसे वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो ये रिलीज कर रहा है एनर्जी, तो इसको हम बोलेंगे इमिटिंग स्पेक्ट्रम। और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के ये सारे कंसेप्ट बोर ने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो बोर की जो पोस्टुलेट्स है एक बार अपन उसको सम अप कर लेते हैं। बोर असम्पशन फर्स्ट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। देखो न्यूक्लियस तो चलो बोर ने रदरफोर्ड ने बता ही दिया, पर इसने क्या कहा? सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट का कंसेप्ट बोर ने दिया। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसकी ये हो गई। of the very large number of possible circular orbits around the nucleus, मैंने कहा था ना n equals to 1 2 3 4 dash 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 infinite, the electrons can move only in certain fixed orbit known as stationary state। जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, हम उसको स्टेशनरी स्टेट कह रहे हैं। स्टेशनरी स्टेट डज नॉट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये मत समझो कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो पाथ स्टेशनरी है। ये ब्लैक पाथ तो स्टेशनरी है, ठीक है, ब्लैक पाथ स्टेशनरी है। तो इसको हम, इस ब्लैक पाथ को तो हम क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी स्टेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्टेट है। ये देखो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, ये देखो मेरा मार्कर जैसे चल रहा है, ये चल रहा है ना ब्लू पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है ब्लू वाला, तो ये चल रहा है। तो देखो ब्लैक पाथ तो स्टेशनरी है, तो ब्लैक पाथ को तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, ठीक है। दैट द इलेक्ट्रॉन आर स्टेशनरी स्टेट। तो देखो ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स around the nucleus, the electrons can move only in certain fixed orbits known as stationary states. Stationary state does not means that the electrons are stationary. An electron keeps on revolving in the same orbit and its energy remains same. हाँ, इसके चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है तो एनर्जी फिक्स होगी। बता सकते हो बच्चों ऐसा क्यों? इसका आंसर दो मुझे। क्यों ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी फिक्स है? इसीलिए फिक्स है कि इसके ऊपर फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर है तो एक्स फोर्स है, यहां पर है तो भी एक्स फोर्स है, यहां पर भी है तो भी एक्स फोर्स है। एक्स कोई वैल्यू है तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पूरा राउंड लगा लेगा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स चेंज नहीं होता है। अगर फोर्स चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन फोर्स, देयर इज नो चेंज इन। अगर मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है,
क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, रेडियस हमेशा फिक्स है। तो न्यूक्लियस पे जो एक्टिंग फोर्स है वो बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अगर x यहां लग रहा है तो x x x x x x x x यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा चक्कर लगा लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चेंज नहीं होगा। और अगर फोर्स चेंज नहीं होगा तो एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा, एनर्जी का बॉटम पॉइंट क्या है, फोर्स। फोर्स चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी। इसलिए हम बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस its energy remains same, therefore during revolution of electron around nucleus it neither gain energy nor loss। ये न तो एनर्जी को गेन करता है न ही लॉस करता है ड्यूरिंग रिवोल्यूशन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक एक ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा जिस एनर्जी का है उसी एनर्जी का बना रहेगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां -13.6 है, तो हर ब्लू पॉइंट पर -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 चारों तरफ हर जगह इसकी एनर्जी -13.6 है। तो हम बोलेंगे ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -13.6, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -13.6, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -13.6, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -13.6। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमेन सेम होती है क्योंकि फोर्स अनचेंज रहता है। तो इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो न तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, नहीं रिलीज करता है। हाँ, पर वो एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट पर जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो each fixed orbit stationary state is associated with a definite amount of energy. These different energy levels are numbered as 1 2 3 from nucleus outward, और alternative they are, क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव इनको, KLMN हम जानते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन in an atom can have certain definite और distinct value of energy। अभी डिस्कस किया बेटा इतना अच्छे से, ठीक है, कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, डेफिनेट वैल्यू है, जैसे अभी बताया 13.6 वाला एग्जांपल। which are characteristic of that atom। हाँ, which are, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, which are characteristic that atom। ठीक है, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, पर हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 नहीं होगी, डिफरेंट होगी। लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 नहीं होगी, डिफरेंट होगी। यानी अलग अलग एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एटम की एनर्जी फिक्स होगी। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात की तो कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं हीलियम की बात करूं जस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z²/n²। ठीक है, खैर वो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है। ठीक है, तो Z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी हो गई, 2, और n की वैल्यू 1। तो हीलियम के केस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या आ जाएगी, हीलियम के केस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -13.6 × 2² 1²। तो E क्या आ जाएगा, -13.6 × 4, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है -13.6 × Z²/n²। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, -13.6, Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये 2 लिखा है बेटा, 2। n की वैल्यू, Z की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है, 2² 4 हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 और हीलियम आयन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एटम। ठीक है, यानी हर एटम के लिए एनर्जी क्वांटिनाइज्ड होती है, मतलब फिक्स होती है। क्वांटिनाइज्ड का मतलब फिक्स होती है। हाइड्रोजन की वैल्यू -13.6 फिक्स ही रहेगी, मतलब क्वांटिनाइज्ड रहेगी। क्वांटिनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, समझ गया ना,
चारों तरफ एनर्जी फिक्स है, पर अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, लेकिन हीलियम की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हीलियम की -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो डिफरेंट एटम तो उनके ऑर्बिट्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसलिए ये जो रेड अंडरलाइन किया था, ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि विच आर कैरेक्टराइज ऑफ दैट एटम। तो the electron, next point, the electron in an atom can revolve only in those energy levels मतलब orbit, for which the angular momentum of an electron, मैंने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि उसकी पार्टिकल नेचर होती है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, that is nh upon 2 pi for circular motion, the magnitude of angular momentum L of electron, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। L यहाँ उससे कंफ्यूज मत करना के L से, ये L यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया हुआ है। यहाँ L क्या दिया हुआ है? एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया हुआ है। बोर क्वांटिनाइजेशन, तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। हियर इंटीजर n है, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम n को क्या बोलते हैं? हम n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है जिसके बारे में आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो, अब मेरे हिसाब से आपको बोर एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन सर्टेन स्टेशनरी स्टेट इन विच orbiting electrons do not continuously radiate electromagnetic energy. The stationary state have the definite total energy. हाँ, वही वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, रिलीज भी नहीं करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो अभी पढ़ा है मैंने, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। ये जो ट्यूब लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब सिंपल लाइट हो गया, फोटोन हो गया, ठीक है। तो वापस रीड कर रहा हूं, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इमिशन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन occurs only when there is a transition of electrons between two stationary states। मैंने कहा ना ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। जैसे मेरी अभी ये स्ट्रिक आप क्या देख रहे हो? ट्रांजिशन कर रही है। जो मैंने स्ट्रिक देख रहे हो ना मेरी, ये ट्रांजिशन हो रहा है। When an electron jump from higher energy orbit to lower energy orbit, the excess energy is emitted as a photon। फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट। तो ये सारा बोर ने एक्सप्लेन किया था। बोर ने एटम का एक बहुत अच्छे कंसेप्ट्स और यहाँ कहो कि बहुत अच्छा मॉडल प्रोड्यूस किया है, प्रपोज किया, जिसके में लिमिटेशंस हैं। तो बोर एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस, और फिर इस चैप्टर को और आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास के मेरे पॉइंट है, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कैसे हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और टाइम बचेगा तो और आगे बढ़ेंगे, और लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।